फैट शेमिंग। आप बहुत फैले हुए हैं, हर बंदा आंधे जांदे कहेगा यार बिल्कुल बाटे लग रहे हैं, प्रेग्नेंट तो नहीं तू यार। स्किनी शेविंग, यार एडी कसमोरी, हाले तक तेरा ब्याह नहीं हुआ। हेयर या हिरस्यूट शेमिंग, अगर आपके सर पे बाल नहीं है तो टकला, गंजा। और अगर आपके बाल छाती पे है, अतीका ओडो की मैं बात आपको करता हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ साहब हैं, उनकी हेरी चेस्ट के बारे में ये कहा है कि मुझे इतनी घिन आती है जब वो हेरी चेस्ट अपने दिखाते हैं। भाई इतनी मोटी लड़की को रिश्ता कौन दे। ओरिएंटेशन शेमिंग, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी की क्या है। बिलावल जरदारी, क्या बिल्लो रानी कह के कई तोहमतें नहीं रखते। बॉडी डिसमॉर्फिज्म, करण जौहर साहब ने कहा था जिसकी वजह से मैं यूं सूख के कांटा हो गया। मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा नाखुश उस मौके पे था जब मेरी वेस्ट 78 इंच थी। मैंने नई कमीज पहनी होती है, टाइट पैंट पहनी होती है, यूं आंखें कर लेते हैं। नहीं, आप बड़े वीक हो गए हैं डॉक्टर साहब, आपके अंदर बड़ी नजाकत है। मुझे साफ पता होता है वो क्या कह रहे हैं। आपने ये रंग कैसा पहना है, ये रंग ऐसा नहीं है। समझ आई मेरी गलती। ख़वातीन और हज़रात, लाउड स्पीकर की नई एपिसोड और डॉक्टर उमर आदिल उसे लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन और हज़रात, बदलते वक्त के साथ और जैसे जैसे ज़माना इवॉल्व कर रहा है, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं और सोशियोलॉजी के अंदर बहुत सारी नई तब्दीलियां भी हैं। इनमें से एक टर्म ऐसी जिसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करना चाहता हूँ। इसलिए बात करना चाहता हूँ कि एक तो मुझ पे वो चीज़ करने के इल्ज़ाम लगते हैं, और दूसरी बात मैं ये जानता हूँ कि मैं उसका कितना शिकार हूँ, आपके हाथों और अपने हासिदीन के हाथों। और उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों को कि अगर आप भी उस चीज़ का शिकार हो तो उसके साथ कैसे डील करें और उसकी हकीकत तक कैसे पहुंचे। ख़वातीन और हज़रात, जिस चीज़ का मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ उसे कहते हैं बॉडी शेमिंग। बॉडी शेमिंग ये लफ्ज़ आपने बहुत दफ़ा सुना होगा। मैं इसे सिर्फ बॉडी शेमिंग नहीं कहता, मैं इसे कहता हूँ जनरलाइज्ड शेमिंग। एक इंसान दूसरे इंसान के किसी भी फिजिकल एट्रीब्यूट, उसके रंग, बालों, बदन, साइज, वजन, किसी चीज पे भी इस किस्म की चोट करे कि जो तंजिया भी हो और जिसका मकसद दूसरे की भद उड़ाना या दूसरे का मजाक उड़ाना है, और इस तरह मजाक उड़ाना है कि दूसरे को मैक्सिमम तकलीफ हो और वो मुख्तलिफ आर्जों का शिकार हो जाए। ख़वातीन हज़रात, हम जो मर्जी कर लें, इस चीज ने कभी खत्म नहीं होना, और ये पहले दिन से है। हमने जो करना है, हमने ये सीखना है कि हम इसके साथ डील कैसे करें। और मैं आपको अपनी जाती जिंदगी और जाती तजुर्बे की वजह से बताने लगा हूं कि मैं इसके साथ कैसे डील करता हूँ। आइए थोड़ा सा पहले आपको इसके बारे में मैं समझाऊं। बॉडी शेमिंग की कम से कम अभी तक 15 मुख्तलिफ अकसाम गिनवाई जा चुकी हैं। एक तो यह है, उसे एक हम कहते हैं फैट शेमिंग या वेट शेमिंग। अब फैट शेमिंग का तो मतलब आता है कि अगर आपकी चर्बी है, आप बहुत फैले हुए हैं, हर बंदा आंधे जांदे कहेगा यार बिल्कुल बाटे लग रहे हैं, की गल है आजकल देसी घ्यो खांदे हो, ए दसो केड़ी चक्की दा पीसा आटा आ रहा ਤੁਹਾਡੇ घर। भाई की गल है इंज ढिड छड़िया है, प्रेग्नेंट तो नहीं क्यों यार, ये मत को कहा जा रहा है बाहर तो। ख़वातीन और हज़रात, इसके अलावा इसका कन्वर्स एक और है जिसे कहते हैं स्किनी शेविंग, यानी कि आप इतने दुबले पतले हैं कि हर बंदा आता जाते कहता है यार एडी कसमोरी, यार सोच ले अगे की बनेगा, हाले तक तेरा ब्याह नहीं होया। खुदा का वास्ता है, ये सब बातें, यानी कि उनका वजन कम है तो उनको आपने जीने नहीं देना, वजन ज्यादा है तो जीने नहीं देना, और तंजिया जुमले मारते जाने या मारते जाने। ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा एक और चीज है जिसको हम कहते हैं हेयर या हिरस्यूट शेमिंग, यानी कि अगर आपके सर पे बाल नहीं है तो टकला, गंजा, सपाट, लैंडिंग स्ट्रिप, कितने ही नाम आपके हैं। और अगर आपके बाल छाती पे है और कहीं, क्योंकि आपको छाती के बाल पसंद है और आपके देखने वालों को भी पसंद है, तो आपने ऊपर वाले 2 बटन खोल दिए, तो आगे से अतीका ओडो की मैं बात आपको करता हूँ। अतीका ओडो हमारी बड़ी सेंसिबल पुरानी अदाकारा है, अब बैठ के दूसरों पे तनकीद करती है। माशाल्लाह कितने अच्छे प्रोग्राम बन गए कि वो पूरा पूरा घंटा बैठ के दूसरे प्रोग्रामों के ऊपर तनकीद करती हैं और उसमें कमाल व्यूज लेने के लिए मजे मजे की बातें करती हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ कहा था कि जिन लोगों की शादी अरेंज होती है वो पहली रात क्या करते हैं। अतीका जी वही करते हैं जो आपने 3 दफा किया है बाहर तौर। उसके बाद उन्होंने कुछ दिन पहले, कुछ साहब हैं, इनका नाम अली रजा है, उनकी हेरी चेस्ट के बारे में ये कहा है कि मुझे इतनी घिन आती है जब वो हेरी चेस्ट अपने दिखाते हैं। अगर उन्हें हेरी चेस्ट दिखानी ही है तो वैक्सिंग कर ले, और अगर वैक्सिंग खुद नहीं करवा सकते तो आइए चले मैं आपकी वैक्सिंग करवा के देती हूँ, कुर्बान जाओ। ख़वातीन हज़रात, खातून के मुंह से मर्द के लिए जितनी भी डेरोगेटरी बातें निकले, आपको बिल्कुल इतराज नहीं होता। यही आइए मैं आपको बताऊं कि क्या हो।
अतीका ओडो की उम्र की एक अदाकारा बैठी हुई हैं, वहाँ पे एक प्रोग्राम में बैठ के उनको कहा जाए, "दीदी, आपने अगर यूँ तंग कमीज़ पहननी होती है, तो ऐसा करते हैं, आपकी ऑगमेंटेशन मेमोप्लास्टी करवा देते हैं, यानी कि प्लास्टिक सर्जन को खिंचवा लेने हैं मामला। और अगर आपको नहीं पता किसी का, तो आइए, मैं आपको ले चलता हूँ, कैसा लगा आपको?" अगर कोई आदमी ये कहे, तो यहाँ पे वो सारी जो औरत मार्च और औरत परेड और औरत लेट और औरत फलानी है, उन लोगों ने को नारे मार-मार के फेफड़े अपने हाथों में ले लेने हैं। इतनी ही तकलीफ किसी मर्द को होती है, जब आप एक खातून होके, बड़ी उम्र की खातून होके इस कदर नफ़रत का इज़हार करते हैं उसकी हेयरी चेस्ट के ऊपर कि उसको वैक्सिंग करवा लेनी चाहिए। उसको अगर वैक्सिंग का पता ही तो आइए मैं करवा दूँ। हुज़ूर वाला, बात ये है कि शेमिंग शेमिंग रहती है, फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस पे कर रहा है या करने वाले की जिन्स क्या है और जिसकी शेमिंग की जा रही है उसकी जिन्स क्या है। ख़वातीन हज़रात, इसी तरह शेमिंग की और बहुत सारी है चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ। नस्ल की शेमिंग है। बहुत सारे लोगों को हमारे ब्लैक अफ्रीकन्स पसंद नहीं होते या निग्रोइड एंसेस्ट्री के लोग पसंद नहीं होते। उनको बहुत नफ़रत की जाती है, उनको बाकायदा बहुत सारे मुख्तलिफ नाम कहे जाते हैं। आपको अगर याद हो, आप और मैं जो पाकिस्तानी हैं, अब से कुछ अर्सा पहले तक और अभी भी बहुत ज़्यादा यूरोप में और अमेरिका में हमें पाकी पाकी कहा जाता था। पाकी का मतलब खाकी या पाकी नहीं था। दिस वाज़ अ स्लैंग व्हिच वाज़ डेरोगेटरी, व्हिच वाज़ लाइक एन अब्यूज़ फॉर द पाकिस्तानीज़। और उन्होंने माशाल्लाह ऐसे कारनामे भी और करतूत भी ऐसे बहुत सारे किए हैं कि उनको वाक़ई कोई ना कोई स्लैंग वग़ैरह इस्तेमाल करेंगे लोग। ख़वातीन हज़रात, दूसरी बात ये है, एक और बहुत कॉमन शेमिंग है, वो है आपकी ओरिएंटेशन शेमिंग। आपको पता ही नहीं कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी की क्या है, मगर आप प्रिज्यूम्ड किसी शख्स को भी देख के उस पे ऐसी-ऐसी फप्तियाँ कसते हैं कि वो हैरान रह जाता है कि किन माँओं की कोख से ये खबीस बच्चे पैदा हुए हैं। इसलिए बहुत कॉमन मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपके होने वाले मुस्तकबिल के वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बिलावल ज़रदारी की। बिलावल ज़रदारी को हम क्या-क्या नहीं कहते? क्या बिल्लो रानी उसे नहीं कहते? क्या उनके साथ उनके बुज़ुर्ग सियासतदान उन्हें अजीब-अजीब तरीके से याद नहीं करते? हम उनकी एक-एक अदा पे, चलने पे, हँसने पे, बोलने पे कई तोहमतें नहीं रखते? हो सकता है बात सच हो, मगर 21वीं सदी में किसी को क्या कोई हक हासिल है कि कोई भी किसी की ज़िंदगी के बारे में इस तरह रायज़नी करे? मैं मानता हूँ कि 38 साल की उम्र तक उनकी शादी नहीं हुई। अब तो सुना है कि अपनी फर्स्ट कज़िन यानी कि फूफी की बेटी आयशा तालपुर से कोई मंगनी-वंगनी हो रही है, मगर शायद इसका भी अंजाम अच्छा ना हो। मैं तो यही इनको कहूँगा कि भाई, लोगों के प्रेशर में आके 38 साल की उम्र में अपनी कज़न से शादी करके इफ यू आर गोइंग टू प्रूव अ पॉइंट, इट द पॉइंट मे एक्चुअली टर्न राइट अगेंस्ट यू। बहरहाल एक अलग बात है। कहने का मकसद ये है कि उनकी हर चीज़ पे शेमिंग की जाती है। ख़वातीन हज़रात, मैं अर्ज़ आपको ये करूँ, एक तो पहली बात ये है कि किसी को हक हासिल नहीं कि कोई भी किसी पे फप्तियाँ कसे। मगर एक और बात आपको कहूँ, हमारे मुआशरे में हर एक को ये हक भी हासिल है, हर एक इसे अपना फ़र्ज़ भी समझता है और अपनी बंजर और घटिया ज़िंदगी के साथ जाँबर होने के लिए दूसरों की तरफ उँगलियाँ उठा-उठा के अपने लिए जीना आसान करता है। कौन लोग हैं जो शेमिंग करते हैं? वो लोग करते हैं जो आपसे हसद करते हैं, जो आपको देखकर किसी तरह नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपकी कामयाबियों से खुश नहीं हैं, जो आपकी खूबसूरती से नाला हो जाते हैं। हमेशा जो शख्स अपने तईं खुश होता है, वो दूसरे की ज़िंदगी में ज़हर नहीं घोलता, मगर जो एक ज़हर घुली ज़िंदगी के अंदर अपनी ये पूरी की पूरी उम्र गँवा रहा है, तो वो तो आपको यकीनन ऐसी ही एक ज़हर आलूद झील के अंदर खींचना चाहेगा ताकि आप भी इस कड़वाहट का और ज़हर का शिकार हों। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, बाकी दुनिया को छोड़िए। हज़ूर वाला, कुछ अर्सा पहले मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि सिर्फ़ मैं जानता था कि मैं कितना नाखुश हूँ, मैं किस कदर ज़्यादा डेस्परेट था कि मुझे क्या हो गया है। खाना मेरे लिए एक कम्फ़र्ट थी, उसमें ज़ायक़ा कुछ नहीं था, सिर्फ़ खाता जाए, खाते जाए, खाते जाए, वज़न बढ़ता जाए। मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मेरे ख़्याल में मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नाखुश उस मौके पे था, जब मेरी वेस्ट, मेरी कमर 78 इंच थी। ये मुलाहिज़ा कीजिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वाक़ईतन मेरे पास ये कुर्ता भी पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी वेस्ट जो है वो 80 इंच है, क्योंकि 2 इंच खुला छोड़ा गया था, मगर अगर पैंट होती तो वाक़ई 78 इंच होती। आप कहते हैं कि डॉक्टर उमर आदिल को किसी ने फलाने ने कहा कि डॉक्टर साहब की हो गया है, तो ये बॉडी शेमिंग होती? कतई बॉडी शेमिंग ना होती। बॉडी शेमिंग को समझिए, किसी का तंज़िया एक जुमला, किसी का
तपता हुआ एक ऐसा नश्तर जो दिल में खुप जाए, एक ऐसी चीज़ जो कि दिल को लड़ जाए, वही तो फिर आपको तब्दीली के ऊपर माइल करती है, बेहतर तब्दीली की तरफ माइल करती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा वज़न तब इतना ज़्यादा था, मेरी कमर में दर्द थी, मेरी टाँगों में दर्द थी, मेरे हर तरफ दर्द थी, पूरी-पूरी रात मैं बैठ के डाइट को पी के गुज़ारता था ताकि इतना खाना हज़म कर सकूँ। तबख़ीर मेदी और एसिड रिफ्लक्स इतना होता था कि सारा दिन यहाँ आग लगी रहती थी और सुबह उठ के फिर यही कोशिश होती थी कि अब भारी नाश्ता किया जाए। हज़ूर वाला, इस हालत में जब इंसान इतना मोटा हो, उसकी अगर बॉडी शेमिंग आपके तय की जाए, तो वो गुनाह बन जाता है। मगर उसको कौन समझाए? इसलिए कि उसको शायद वो मंज़र नज़र नहीं आता जिसका मरकज़ी नुक्ता वो है, मगर नाज़िर को नज़र आता है कि उसका क्या हाल है। मैं उन लोगों का बेइंतहा मशकूर हूँ, जिन्होंने उस ज़माने में मेरी बॉडी शेमिंग की। उन्हीं की बॉडी शेमिंग की वजह से मुझ में वो बगावत पैदा हुई, मुझ में वो गैरत पैदा हुई कि मैंने अपने आप को तब्दील किया। पिछले साल की बात है, मेरा वज़न इतना कम नहीं था, तो आप सब जानते हैं कि जुलाई 2024 के अंदर मुझे एफआईए ने अरेस्ट करके कैंप जेल में कैद कर दिया। ख़ातिन उज़ात, ये कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ आपको। जिस दिन मैं कैंप जेल गया हूँ, मेरा ख़ासा वज़न था और उसके बाद कैंप जेल में मैंने इतनी भूख देखी, अपनी नहीं, मैंने उन लोगों को भूखा देखा जो वहाँ 15-15 साल से उम्र कैद काट रहे हैं। ये बात भी नहीं है कि उनको खाने को नहीं दिया जाता, मगर हुज़ूर वाला 15 साल तक अगर आप जेल का पका हुआ खाना खाएँ ना, फिर आपको पता चलता है कि तलव्वो क्या चीज़ है, वैरायटी क्या चीज़ है, घर की रोटी क्या चीज़ है। बहरकौर, वहाँ पे अल्लाह ने मुझे ये हिदायत दी कि मैं अपने हिस्से का खाना, जो मुझे बहुत वाफ़िर मिलता था, यकीन कीजिए लोगों को बाँट के इतना खुश होता था। वहाँ पे मेरे कुछ साथी थे, जो उनका लाड मेरी तरफ था। मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, मैं आज फिर ज़िक्र करना चाहता हूँ। मुझे वो एक लम्हे के लिए भूलते, मुझे उनके एहसानात नहीं भूलते और मैं इसलिए उनको याद करता हूँ ताकि मुझे इंसानियत के ऊपर, इख़लाक़ियात के ऊपर यकीन रहे कि अभी ये मरे नहीं। मेरे साथ वहाँ होते थे ज़हूर रांझा साहब, क्या फ़रिश्ता सिफ़्त आदमी थे। ज़हूर रांझा साहब का मामला ये होता था कि वज़न मेरा कम होना शुरू हो गया, रोटी आनी उन्होंने किस प्यार से डब्बों पे डब्बे खोलने और इतना उम्दा खाना उनको उनकी बेगम, जो कि एक बेइंतहा नेक, इंतहाई नेक तीनत खातून थी, वो उनको भेजती थी और मेरे लिए अलग। तो सब कुछ रख देना, मैंने वाक़तन, आप ज़हूर रांझा साहब से पूछ लीजिए, एक बाइट लेनी और ज़रा-सा सालन लगा के जौ की रोटी की एक बुर्की, सिर्फ़ एक बुर्की वो खा के, तो उनसे नज़र बचा के अपना खाना इधर करते हैं ताकि किसी और को बाँटूँ, वो सब जानते थे। ज़हूर रांझा साहब ने ये कहना मुझे, "डॉक्टर साहब, की करते हो? कमज़ोर होई जा रहे हो, कमज़ोर होई जा रहे हो।" हज़ूर वाला, ये बॉडी शेमिंग नहीं, हज़ूर वाला ये दुलार है। ये बताता है कि अभी भी लोग ऐसे हैं जो आपको प्यार की नज़र से देखते हैं, जो कंसर्न्ड है आपके लिए, जो आपके लिए मुख़लिस है। उसके बाद का मामला ये था कि ज़हूर रांझा साहब ने कोई इतना बड़ा डब्बा था, जो उम्दा तरीन अमेरिकन बादामों से भरा होता था, अजवा खजूरों के थैले थे, कैशू नट्स और पिस्ते इसके अलावा थे और न जाने और क्या-क्या। मेनू ते ज़हूर रांझा साहब ने 4 महीने, यकीन करो, नेमता दे पाले है। एक से एक उम्दा खुश्क मेवाजात और फिर सबसे बढ़ के अजवा खजूरें मैं दिन की खाता था 12, कम से कम 12 और 10-12 ही मैं खाता था अंबर खजूरें। पता नहीं ज़हूर रांझा साहब को ये पता है कि नहीं पता कि जितनी मैंने दुआएँ उनको दी हैं, उनकी 7 पुश्तों को अल्लाह ताला रिज़्क़ की कमी ना दे, जिस तरह उन्होंने मेरा ख़्याल किया है। और जब मैं अजवा खजूर मुँह में रखता था, तो सिर्फ़ एक नीयत से, एक शख़्स को याद करता था, जो मेरे सरकार हैं। मैं कहता था, सरकार, इस खजूर से मोहब्बत आपकी निस्बत से है, इस जहाँ की हर चीज़ से मोहब्बत आपकी निस्बत से है, आप भी नज़र करम फरमाइए। और वाक़ई सिर्फ़ उनकी नज़र करम का नतीजा है या फिर वो सदका है उनकी ज़ात का, जो उनके आशिक ने मुझे इन मुसीबतों से रिहा किया। ख़वातीन हज़रात, बात हो रही है बॉडी शेमिंग की, तो अर्ज़ ये करनी है कि जब मैं जेल से बाहर आया, मेरा वज़न बहुत कम हो गया था। आई वाज़ वेरी हैप्पी, मुझे पता था कि मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ। आज मैं जब लोगों को मिलने जाता हूँ, तो लोग बड़ी ऐसे मिलते हैं कि जेल से आया है तो इसकी बॉडी शेमिंग को तक बाद में करेंगे, पहले इसकी शेमिंग कर लें। लोगों का रवैया क्या होता है? यूँ ही मुझे देखते हैं, मैंने नई कमीज़ पहनी होती है, टाइट पैंट पहनी होती है और यकीनन मैं खुद को ज़्यादा अच्छा लग रहा होता हूँ। जब आप खुद को अच्छे लगते हैं, तो दुनिया को भी आप अच्छे लगते हैं, बिकॉज़ यू एक्चुअली एमिट दोज़ पॉज़िटिव रेडिएशंस। लोग यूँ आँखें कर लेते हैं और फिर कहेंगे, डॉक्टर साहब, बड़े बड़े वीक हो गए हैं। वीक, क्या उम्दा लफ्ज़ आपने निकाला है, इसलिए कि आपको सूट करता है। आप ये भी तो कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब बड़े फिट हो गए।
डॉक्टर साहब आप बड़े स्लिम हो गए। डॉक्टर साहब हाउ डिड यू लूज ऑल दिस वेट? नहीं, आप बड़े वीक हो गए हैं, कोई बीमारी तो नहीं हो गई आपको? बीमारी तो है, असली बीमारो मैनू नहीं। हजूर वाला, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ वीकनेस और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है? बहुत मोटा आदमी हो तो लोग कहते हैं बड़े हेल्दी लग रहे हैं आप। पता नहीं हेल्थ को आप लोग क्या समझते हैं? मेरे ख्याल में वही समझते हैं जो आप जमहूरियत को समझते हैं। बदतरीन ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप पर आप रहते हैं जमहूरिया पाकिस्तान में। अच्छा खैर, खातिन हज़रात, मुझे इतना मजा आता है उनकी आंखों के अंदर वो रश्क देखकर, उनकी आंखों के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन देखकर, जो द न्यू मी को देखकर उन्हें होती है। खुदा की कसम, इससे बड़ी चीज ही कोई नहीं जिसे हम बॉडी शेमिंग कहते हैं। इसलिए कि जब बॉडी शेमिंग आप अंदर इंटरनलाइज करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं, तो फिर आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप पे एक नजर, आपके चेहरे और बदन पे एक नजर रख के चपेड़ मारती है उन सब खबीसों के मुंह पे जो आपकी बॉडी शेमिंग करते थे। तो खुदा के लिए मैं सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को ये कहूँगा कि अगर कोई आपको मोटा होने पे, छोटा होने पे, फलाने होने पे कोई भी बात कहे, टेक इट इन योर स्ट्राइड। मगर असल में आपने अपने साथ बैठ के ये सोचना है कि मुझे अपने जिस्म की क्या-क्या चीज़ नाखुश करती है। व्हाट एम आई नॉट हैप्पी विद एंड कैन आई डू समथिंग अबाउट दैट और नॉट? और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है फैट शेमिंग। इसलिए कि अगर आप अपनी चर्बी से खुश नहीं हैं, तो झुंझुला के ये ना कहें, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। हुज़ूर वाला, आपका जिस्म हमारा नज़ारा। तो अगर नज़ारा अच्छा नहीं होगा, यकीन कीजिए आप खुश नहीं होंगे। अरे एक कॉम्प्लीमेंट, एक तारीफ़, और ख़ास तौर पे उसकी तारीफ़ जिसकी तारीफ़ आप चाहते हैं, ज़िंदगी को गुलो गुलज़ार बना देती है। भागदौड़। मैं लड़कियों को ख़ास तौर पे कहूँगा, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। हर वो लड़की जिसकी मैरिजेबल एज होती है, उसको एक ही चीज़ कही जाती है, भाई ज़रा कम खाओ, भाई इतनी मोटी लड़की को रिश्ता कौन देगा? अरे भाई क्या प्लेटें भर-भर के कौन खाती है कवारी लड़कियाँ ऐसे? अरे देखो तो सही, खुदा के लिए, बेटा ऐसे ना करो, खुदा के लिए दुबली-पतली हो जाओ। देखती नहीं हमारी मॉडल जो है वो ज़ीरो साइज़ की हैं और लोग ऐसी लड़कियाँ, और लड़के तो पसंद है। अगर लड़की कहीं ये कह दे कि नहीं भई जो लड़का आता है मेरा रिश्ता देखने के लिए, उसका पेट देखा है आपने? तो आगे से कहा जाता है, अरे भई लड़कों की सूरत कौन देखता है? लड़कों की तो सिर्फ़ सीरत देखी जाती है। ऐज़ इफ औरत की या लड़की की सीरत होती ही नहीं, या अगर हो भी तो मैटर नहीं करती। खुदा का वास्ता है, खुद सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि सारी लड़कियां मोटी हो जाएं, नहीं। सारी लड़कियां एक ऐसा वेट अडॉप्ट करें, एक ऐसा हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें कि वो अपने से खुश हो। इफ यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, ओनली देन यू आर गोइंग टू मेक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आइदर एनवियस और हैप्पी। आप मुकम्मल खुश किसी को नहीं कर सकते, इसलिए कि आप जितने दुबले हो जाएंगे, यह तेन की हो गया, हाय सुख के सड़ गई हैं, हाय खड़ाजी हो गई हैं, कैसी-कैसी बातें हम करते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैं एक बात आपको कहूँगा, हमारे यहाँ जो शेमिंग की सेक्सुअल इन्वेंडोज़ है, जो उसकी इंटोनेशंस है, उसके बारे में ज़रा गौर कीजिए। ये मैं बात बड़ी सीरियसली कर सकता हूँ, आप सारे एडल्ट हैं, मेरी बात समझ सकेंगे। खातून के हुस्न का लाज़मी जुज़ सिर्फ़ 2 छातियों को समझा जाता है। आपका जो बस्ट साइज़ है, वो आपके हुस्न का एक लाज़मी जुज़ है। मैं इसमें अब बहुत सारी बातें आपको कह सकता हूँ, लेकिन लड़कियों को इस बारे में जो कुछ कहा जाता है, किसी तरफ आप लोग खुश नहीं हैं। अगर एक अनमैरिड लड़की के ब्रेस्ट वेल डेवलप्ड है या साइज़ की से ज़रा बड़े हैं, ये ना नीवा कारक खुदा आधा वैसे की हो गए दिन। उसके बाद अगर आपका ब्रेस्ट साइज़ आपके देखने वालों के म्यार के मुताबिक नहीं है, और ये फटीजे ही ना होवे थे। हमारे ज़माने में कपड़ा होता था फ्लैट क्रेप, और मुझे इसी तरह याद है मेरे बचपन में वो लड़कियाँ वो नॉट बिग बस्टेड वर कॉल्ड फ्लैट क्रेप, ये ना होवे थे। फ्लैट एज़ इन फ्लैट, और क्रेप एक कपड़ा होता था। और तीनों हज़रात, ये तो है ना लड़कियों को। और आइए अब लड़कियों को, बल्कि गर्लफ्रेंड्स और बीवियाँ, वो क्या बॉडी शेमिंग करती है, उसे मैं कहता हूँ शेमिंग। ये याद रखिए, शेमिंग। और अगर आप समझते हैं कि ये मज़ाक है, डॉक्टर उमर आदिल किसी और सैयारे की बात करता है, क्योंकि इस पाक मुल्क के अंदर की लड़कियाँ कभी ऐसी बातें नहीं कर सकती, तो दुर फिटे मुँह ਤੁਹਾਡਾ जाग जाओ। इसी मुल्क में सब कुछ होता है। समझ आई आपको मेरी बात की? ये वो मुल्क है माशाल्लाह, जहाँ के लोग नेट पे जाके सबसे ज़्यादा ब्लू फ़िल्म साइट्स देखते हैं। कोई और मुल्क आपका मुकाबला नहीं कर सकता। पढ़ गए मौलवी सारे। अच्छा, ख़वातीन हज़रात, अब शेमिंग क्या है? आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी बेगम या कोई भी खातून जो आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप रखे हुए है, वो आपके साथ सेक्स कर रही है। उससे आखिर में बोल कर या योर साइज इज नथिंग, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? हजूर वाला, यस, दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम, दिस हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम।
اور اس چیز کی وجہ سے آپ کا ریلیشنشپ جو ویسے بڑا برا ہے تباہ ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا خاص طور پہ۔ اس لیے کہ میاں بھی پھر اپنی بیوی سے بدلہ لینے کے لیے بڑی بڑی باتیں کہہ سکتا ہے۔ خواتین حضرات، اس میں چھوٹی سی بات آپ کو ایک اور کہوں، عجیب عجیب باتیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک جاننے والے اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کر آئے۔ ان کے دوست نوجوان تھے، اپنے آپ کو بڑی کو توپ سمجھتے تھے، تو مجھے تصویریں دکھانے لگے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے اور وہ چھوٹے سے شہر سے ان کا تعلق ہے کہ اس شہر کی یہ بڑی بڑی خوبصورت کڑی ہے۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا جملہ کمال تھا، ان کا جملہ تھا کہ میں نے سالہ سے شادی کرنی ہے، اس کو عزت دینی ہے۔ میں کہا جی بڑی اچھی بات ہے، میں کہا کر لیجیے پھر۔ میں کہا اس کے بعد شادی جو کچھ آپ نے کر رہی ہے اس کو شادی کے بعد تو ایسی چیز کرنے والی رہنے گی؟ لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب کا نہیں پتا، یہ بڑی اچھی کڑی ہے۔ اینڈ میں نے کیا سی کہ یار جو تیرے نال مزہ آیا نا ایس تو پہلے کدی نہیں آیا۔ میں کہا دور پٹے منہ، ایسا مطلب ہے کہ بی بی ہر بندے نو ٹرائی کر دیے، پھر ان گریڈ کر دیے کہ 10 میں سے اس کو کتنے نمبر دینے ہیں، 5 پونے 4 یا 6، اور تیرا نمبر 7.5 دے۔ کمال لوگ ہیں۔ آپ یقین کیجئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکے بڑے خراب ہیں، مرد بڑے خراب ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں خرابی دونوں طرف ہے اور بہت زیادہ ہے۔ آئیے پھر سے شیمنگ کی طرف چلتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو اور بات کہوں کہ مجھے آج کل جو شیمنگ کا بار بار کہا جاتا ہے میں اس پہ اتنا خوش ہوتا ہوں، اور میں ان لوگوں پہ ترس کھاتا ہوں۔ مجھ پہ تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے۔ میں خواتین حضرات آج کل اپنے آپ کو ایک ٹرم اپنے لیے استعمال کرتا ہوں اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ ٹرم ہے محسود الخلائق۔ میں اپنے آپ کو محسود الخلائق سمجھتا ہوں۔ محسود وہ ہوتا ہے جس سے حسد کیا جائے، اور خلائق آپ جانتے ہیں جو خلق خدا ہے، یعنی کہ میں وہ شخص بن گیا ہوں کہ جو حسد کا شکار ہے اتنی دنیا کا، مگر مجال ہے مجھے پرواہ ہو، اس لیے کہ موضعتین جو 2 صورتیں ہیں اس میں جاتے جاتے میرے پروردگار نے بتا دیا تھا کہ یہ سارا ضابطہ حیات قرآن میرا پیغام ہے جو میں نے تیرے نبی کے قلب اتھر پہ اتارا، اور اب سب چیزیں جاننے کے بعد تو نے 2 پناہیں مانگنی ہے۔ ایک پناہیں ان سے ہیں جو حاسدین ہے، خاص طور پہ جب وہ حسد کر رہے ہوں۔ ایک پھونکو مارنے والی عورتوں جادوگرنیاں کو جو عقدے پہ یعنی کہ گرے پہ پھونکے مارتی ہیں، ایک دلوں میں وسوسے ڈالنے والے جنات یا انسان۔ تو حضور والا میرے پاس یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، میں اس کے بعد پرواہ ہی نہیں کرتا۔ میں آپ کو بھی یہ کہوں گا if you are the victim of body shaming or any sort of shaming, become terribly thick-skinned, brave and content within yourself۔ آپ دنیا میں کسی کو خوش نہیں کر سکتے، دنیا میں کسی کو خوش نہیں کر سکتے سوائے اپنے آپ۔ آپ دنیا میں کسی کو بدل نہیں سکتے سوائے اپنے آپ کو۔ خود کو بدلیے، مضبوط ہوئیے، اور دنیا کو وہاں رکھیں جہاں رکھنا چاہیے۔ میں تو ویسے بھی دنیا کو وہاں رکھتا ہوں جوتی کے اوپر تھلے والے پاسے جتنے لیدت گوں لگ رہا ہے، کیونکہ وہیں کو دنیا کو رکھنا چاہیے اور وہی دنیا بلونگ کرتی ہے۔ خواتین حضرات، جتنے آپ خود اسٹرانگ ہو جائیں گے اتنا آپ دا آفٹر افیکٹس آف باڈی شیمنگ یعنی کہ ڈپریشن، لو سیلف اسٹیم، ڈسٹریس، انگزائٹی، ان سب چیزوں سے بچیں گے۔ اچھا، ایک باڈی شیمنگ ہوتی ہے جو آپ خود ساختہ پیدا کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں باڈی ڈسمورفزم، یعنی کہ آپ کو اپنی باڈی کے بارے میں یہ ہو، آپ کا پرسیوڈ نوشن ہو کہ میری یہ چیز خراب ہے۔ فار ایگزامپل میرا وزن بہت زیادہ ہے، سارا دن مصیبت پڑی ہوئی ہے، آپ کو اینوریکسیا کا شکار ہو رہے ہیں، اینوریکسیا بولیمیا کا شکار ہو رہے ہیں، اور اسی کو میں آگے جا کے ایک اور چیز کہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ایک آپ کا پورے کا پورا فوبیا بن جاتا ہے۔ تو میں اسے کہتا ہوں باڈی ڈسمورفوفوبیا، باڈی ڈسمورفوفوبیا، کہ آپ کو خوف ہوتا ہے کہ مجھے یہ خرابی ہے، میں اس کو ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ آپ کی انٹرنلائزڈ ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں چاہیے جو آپ کو شیم کرے۔ ابھی آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے کرن جوہر صاحب نے کہا تھا کہ مجھے دراصل باڈی ڈسمورفزم ہے جس کی وجہ سے میں یوں سو کے کانٹا ہو گیا ہوں۔ تو یو نیڈ ٹو ورک آن دیٹ۔ یہ آپ کی ڈیلوژن ہو سکتی ہے، آپ کی ایبسولوٹلی رانگلی کنسیوڈ نوشن ہو سکتا ہے اپنے بارے میں۔ سارا مسئلہ زندگی کا صرف ایک ہے۔ زندگی جینے کے لیے سب سے عمدہ ہتھیار اور سب سے اعلیٰ ڈھال خوش فہمی، اپنے بارے میں خوش فہم رہیں۔ آپ کو اللہ نے بنایا ہے جو سب سے بڑا صنع ہے، سب سے بڑا تخلیق کار ہے، آپ اس کی بہترین تخلیق ہے۔ ہاؤ ڈیئر اینی بڈی ڈیگریڈ یو۔ یاد رکھیے زندگی کو جینے کے لیے خوش فہمی بہترین ہتھیار بھی ہے اور بہترین ڈھال بھی۔ اسے استعمال کیجئے، لوگوں کے تانوں سے بچ جائیں گے۔ میں روزانہ آپ کے بھیجے ہوئے کامنٹس اپنی فیس بک پہ بھی دیکھتا ہوں، انسٹا پہ بھی دیکھتا ہوں، یوٹیوب پہ بھی دیکھتا ہوں، ٹک ٹاک پہ بھی دیکھتا ہوں۔ خواتین حضرات، 90% اتنے اچھے کامنٹس ہوتے ہیں کہ مجھے جینے کا لطف آ جاتا ہے، مگر جن کامنٹس پہ میں غور کرتا ہوں وہ کامنٹس ہوتے ہیں جو کہ
नफरत की आग में, हसद की भट्टी में जल के कोयला होते हुए लोगों के कमेंट होते हैं, और उनमें एक बॉडी शेमिंग के अलावा एक और कमेंट होता है जो मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ। तो मुझे अपनी किसी चीज़ पे कोई शर्मिंदगी नहीं, अल्लाह का ख़ास करम मुझ पे ये है। हज़ूर वाला एक कमेंट होता है, डॉक्टर साहब आपके अंदर बड़ी नज़ाकत है, मुझे साफ पता होता है वो क्या कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब आपके अंदर ये है, तो डॉक्टर साहब आपने ये रंग कैसा पहना है, ये रंग ऐसा नहीं है, ये रंग मर्दाना नहीं है। हज़ूर वाला आप कौन होते हैं माहिर जिनसियात कि कौन सा रंग मर्दाना है और कौन सा ज़नाना है? और आप कौन होते हैं किसी के भी आउटवर्ड अपीयरेंस के ऊपर बेस करके उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में राय कायम करने वाले? एक बात आपको मैं बात बताता हूँ, ये जो अक्सर लोग जो ये करते हैं, उनका जब मैं जाके प्रोफ़ाइल खोलने की कोशिश करता हूँ, तो हमेशा लॉक्ड प्रोफ़ाइल होता है। खुद घबरा के दुनिया से एक कूज़े में खुद को कैद करके दूसरों के ऊपर तू तनकीद करने वाले, ख़वातीन हज़रात मैं वैसे बहुत अच्छा आदमी हूँ, मगर इस किस्म के नेगेटिव लोग जो मुझे शेम करने की कोशिश करें, मैं उन्होंने शेम करना अच्छी तरह जानना, और इसमें बुरा ना मानिएगा, एक अदाकारा भी है आपकी, हाय बेचारी रिटायर्ड बूढ़ी अदाकारा है, तौबा इस्तग़फ़ार अल्लाह मियाँ, उसकी हालत देख के अब रोना आता है वाक़ई। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाम ऐसा है कि आँखों के अंधे और नाम नैन सुख। मतलब कि टाट दी टपड़ी, टाट की टपड़ी होती है वो कपड़ा जो हमें बोरी का बना होता है पटसन का, और जिसको हम ज़मीन पे फेरते हैं पोछे के तौर पे, ते नाम ज़रबफ्त, समझ तो गए होंगे। ज़रबफ्त तो फिर भी ज़रा चमकीला सा कपड़ा होता है, मगर कोई ऐसी बात नहीं, मैंने मिसाल देने के लिए आपको बताया कि मैं क्या, टाट दी टपड़ी के नाम ज़रबफ्त। अरे! मैंने सुना कि जब मैं जेल में था तो किसी जगह बैठ के किसी वो पॉडकास्टर के साथ अपने बैठ के मुझे बातें बना रही थीं। हज़ूर वाला एक बात आपको कहूँ, मैं आपके मुतल्लिक वो कुछ जानता हूँ कि अगर मैं कहीं बैठ गया और मैंने सब कुछ खोल दिया, तो आपको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और अगर आपका ये ख़्याल है कि पीका एक्ट जहाँ सिर्फ़ मख़सूस औरतों को बचाने के लिए बना है, तो फ़िक्र न कीजिए, खंजर ये नहीं देखता कि किसकी गर्दन पे चल रहा है। उस वक़्त से बचें जब मुझे इतना गुस्सा चढ़ जाए कि मैं ये सब चीज़ें आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लूँ। मगर मैं ऐसा क्यों करूँगा? इसलिए कि जिस बदबख्त औरत की नसीब और मुक़द्दर और मुस्तक़बिल के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत भेज दी हुई है, उसको बाद तो मेरी क्या ज़रूरत रह जाएगी? और जहाँ तक बीबी आपके यहाँ सेक्सुअलिटीज़ का ताल्लुक है, मेरा मुँह ना खुलवाइएगा। आपको भी पता है कि मेरा इशारा किस तरफ है। असल मुझे अफ़सोस सिर्फ़ एक और शख़्स पे है कि वहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा था। अगर उसको ये ख़्याल नहीं आया कि मेरा उनकी वालिदा के साथ कैसा ताल्लुक था, तो मुझे तो है, और अभी तक मुझे हया है। मैं उस तरह का बेहया या बदलिहाज़ या एहसान फरामोश आदमी नहीं हूँ, जिस तरह के वो हैं। मगर फिर उनकी अपनी किस्मत और मेरी अपनी किस्मत। अल्लाह ताला बहुत बड़ा मुनसिफ़ है और ऊपर बैठा हुआ है। बट आई रिज़र्व द राइट टू टेक एनी लीगल एक्शन, एंड आई ऑल्सो रिज़र्व द राइट to do whatever I think is proper, and it is not going to be difficult roasting both of you.